बड़े भाई साहब की व्याख्या आप कुछ बता रहे थे पाठ का, तो पार्ट 2 तक हो गया था, आज पार्ट 3 यानी भाग 3 है। फिर सालाना इम्तिहान हुआ, सालाना इम्तिहान यानी एनुअल एग्ज़ाम, और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि फिर मैं पास हुआ, और रिज़ल्ट जब आया तो कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर से पास हो गया। तो पुनः मैं पास हो गया और भाई साहब फिर फेल हो गए, और भाई साहब उस परीक्षा में पुनः फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की, पर ना जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गए, अव्वल मीन्स प्रथम, फिर से आ गया, अच्छे नंबर से पास हो गया। मुझे खुद अचरज हुआ, वंडरफुल हुआ, आश्चर्य हुआ। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया, यानी अपने बस उनके प्राण नहीं निकलते थे, इतना उन्होंने संघर्ष किया। कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे, यानी एक एक वर्ड्स याद कर लिया था। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले मुद्रा कांतिहीन हो गई थी, यानी जो बैठ कर के इतना पढ़ाई करते थे वो उनका चमक तक चली गई उनकी, मगर बेचारे फेल हो गए। यानी इतना अच्छे से उन्होंने पढ़ाई किया, इतना लर्न किया सब कुछ, लेकिन फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। अपने पास यानी रिजल्ट में जो हमने क्वालिफाई किया, उस क्वालिफाई की जो खुशी थी वो आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता। यदि मैं भी फेल हो जाता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता। लेकिन विधि की बात कौन टाले? विधि यानी जो परमात्मा ने, जो ईश्वर ने हमारे भाग्य में लिख रखा है, उसको कौन टाल सकता है। मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल एक दर्जे का अंतर रह गया, यानी जो पढ़ाई के दर्जे थे यानी कक्षाएं थीं, अब केवल एक कक्षा का अंतर रह गया। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर हो जाऊंगा। यानी एक छोटी सी भावना, नकारात्मक सोच, मेरे नेगेटिव थिंकिंग आई कि मैं यदि एक बार और फेल हो जाएंगे तो मैं उनके इक्वल हो जाऊंगा, बराबर हो जाऊँ। फिर वे किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे, यानी मुझे क्यों परेशान करेंगे, मुझे क्यों डांटेंगे। लेकिन मैंने इस विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला, यानी मैंने इस थिंकिंग को निकाल दिया। आखिर वह मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं, मेरे हित के लिए, मेरी बचाव के लिए, मेरे डेवलप के लिए ही मुझे वो डांटते हैं। मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है, अप्रिय मतलब अच्छा नहीं लगता है अवश्य, मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं दनादन पास हो जाता हूँ और इतने अच्छे नंबरों से। अब भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए, नरम यानी सॉफ्ट पड़ गए। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्हें धीरज से काम लिया, यानी डांटे नहीं। शायद अब वह खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा भी तो बहुत कम, यानी डांटते नहीं थे। मेरी स्वतंत्रता भी बढ़ी, यानी मेरी स्वतंत्रता बढ़ गई, आज़ादी बढ़ गई। स्वतंत्रता का मतलब आज़ादी। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा, यानी उनकी जो ईमानदारी थी, उनकी जो सीधाई थी, उसका मैं अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास ही हो जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं, यानी ऐसा मैं सोचने लगा कि मैं तो पास हो ही जाऊंगा, मेरी तकदीर बलवान है। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वो भी बंद हुआ। मुझे कनकौवे उड़ाने का नया शौक़ पौधा, कनकौवे का मतलब होता है पतंग, यहाँ पतंग से लिया गया है, पतंग उड़ाने का शौक़ पैदा हो गया था। और अब सारा समय पतंगबाजी को ही भेंट होता था, यानी ऑल टाइम्स पतंग ही उड़ाते थे। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था, अदब मीन्स रिस्पेक्ट करता था। नोट कर लीजिए, इसको रेखांकित भी कर लीजिएगा। और उनकी नज़र बचाए कनकौवे उड़ाता था, उनकी नज़र से दूर बचा करके कनकौवे यानी पतंग उड़ाता था। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारी आदि समस्याएं सब गुप्त रूप से ही हल की जाती थी। मैं भाई साहब को यह संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नज़रों में कम हो गया था। ऐसा मैं उनके रिस्पेक्ट को गिराना नहीं चाहता था। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर मैं एक कनकौवा लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। बेतहाशा दौड़ा जा रहा था मतलब कि लगातार कंटिन्यू उसको मैं दौड़ा चला जा रहा था, कोई भी अपनी क्षति को बिना सोचे हुए। आगे आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला रहा था। आकाशगामी पथिक को यहाँ पतंग को बताया गया है। पतंग जो अपने मंद गति से धीरे धीरे अपने नीचे की ओर चली आ रही थी, माना कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। विरक्त मन यानी बहुत ही परेशानी ढंग से, और जिसकी इच्छा ना हो लेकिन उसको ज़बरदस्ती दर भेजा जा रहा हो, वो आ रही हो। बालकों की पूरी सेना लग्गे और झाड़दार बाँस लिए इनका स्वागत करने की दौड़ी आ रही थी। बालकों की सेना, सेना मतलब समूह, झुंड,
पूरा ग्रुप दौड़ रहा था उनको वेलकम करने के लिए, स्वागत करने के लिए। ऐसा फील हो रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था। किसी को अपने आगे पीछे की खबर ना थी कि आगे क्या है पीछे क्या है, इस बात को किसी को भी खबर ना थी। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे। सभी ऐसा फील हो रहा था पतंग के साथ उड़ रहे हैं। सब कुछ समतल है, ना मोटर कारें हैं, ना ट्राम है, ना गाड़ियाँ हैं, यानी किसी भी प्रकार, ट्राम शायद यहाँ पर मैं जो बैलगाड़ी के समान होती है उसी को ही ऐसा बोला जा रहा। तो ऐसी गाड़ियाँ जो भी थीं, कोई भी किसी से कोई मतलब नहीं था। ऊबड़ है, खाबड़ है, कुआं है, खाई हैं, केवल एक ही लक्ष्य था, पतंग को लूटना, उस कनकौवे को लूटना। सहसा भाई साहब ने मेरी मुठभेड़ हो गई। अचानक मेरी और भाई साहब से मुठभेड़ हो गई, यानी आमना सामना हो गया, लड़ गए। जो शायद बाजार से लौट रहे थे उन्होंने वही हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ ढेले के कनकौवे के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती है? यानी ये जो आवारा बच्चे घूम रहे हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं करते, अनपढ़ हैं, उनके साथ तुम पतंग लूटने के लिए यहाँ पर तुम घूम रहे हो, शर्म नहीं आती है तुमको? तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो, जमात मतलब कक्षा, अब निचली कक्षा में नहीं हो बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो, 8वीं क्लास में आ गए हो और मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए, अपने स्टेटस का ख्याल रखना चाहिए। एक ज़माना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। यानी एक टाइम था, एक पीरियड था, एक समय था कि कक्षा 8वीं पास करके लोग तहसीलदार बन जाते थे। मैं कितने ही मिडिल लचियों को जानता हूं जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मैजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट, यानी ऐसे ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो अव्वल दर्जे के पास होकर के आज डिप्टी मजिस्ट्रेट और सुपरिटेंडेंट बने हैं, अध्यक्ष बने हैं। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं, बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं, यानी बहुत बड़े बड़े लोग उनके यहाँ काम करते हैं। और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकौवे के लिए दौड़ रहे हो, यानी पतंग लूटने के लिए दौड़ रहे हो, अनपढ़ों के साथ, मूर्खों के साथ, जो आवारा घूमते हैं, ऐसे बच्चों के साथ आप घूम रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कम अकली पर दुख होता है। कम अकली मतलब ये जो कम बुद्धि है तुम्हारे अंदर, मुझे दुख होता है। तुम जहीन हो, इसमें शक नहीं, लेकिन वह जहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। यानी तुम एकदम पढ़ाई पर ध्यान नहीं अपने दे रहे हो और ऐसी विद्या और ऐसी बुद्धि का क्या मतलब जो हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट का जो हत्या कर दे, जो डेथ कर दे, उसको मार कर आगे बढ़े। तुम अपने दिल में समझते होगे मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूँ, यानी मैं भाई साहब से एक ही दर्जा नीचे हूँ और अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं है। लेकिन ये तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और चाहे आज तुम मेरी ही जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल है तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे। यानी एग्जामिनर जो परीक्षा कॉपी चेक कर रहा है, वो उनकी नीयत अगर ऐसी ही होगी तो तुम मेरे साथ अगले साल आ जाओगे, निसंदेह, उसमें कोई डाउट नहीं है। और शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ, और शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ, लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता है। यानी जो 5 ईयर का डिफरेंस है, उस डिफरेंस को तुम नहीं मिटा सकते हो, ईश्वर भी नहीं मिटा सकता है, खुदा भी नहीं मिटा सकता है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। मुझे दुनिया का ज़िंदगी और का जो तजुर्बा है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते हो। चाहे तुम MA और DPhil और डिलीट क्यों ना हो जाओ, समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती हैं, दुनिया देखने से आती हैं। यानी जो समझ आती है, जो बुद्धि का विकास होता है, वो किताबें पढ़ने से नहीं बल्कि संसार को देखने से आता है। हमारी अम्मा ने तो कई दर्जा नहीं पास किया और दादा भी शायद 5वीं 6वीं जमात के आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। यानी हमारी अम्मा, हमारे दादा हमको हमेशा डांट सकते हैं क्योंकि उन्होंने दुनिया को देखा है। केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमें से ज़्यादा तजुर्बा है। यानी तजुर्बा है मतलब अनुभव है, एक्सपीरियंस है और रहेगा। अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है और 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, यह बातें चाहे उन्हें ना मालूम हो, लेकिन हज़ारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उन्हें दुनिया बहुत बड़ी देखी है। दैव ना करे आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। यदि मैं बीमार हो जाऊं तो आज तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ ना सूझेगा। तार देना मतलब फ़ोन करना या पत्र लिखना की बात कर रहा है, फ़ोन करने की, कि तुम
उन्हें और कुछ सूझेगा नहीं, और कुछ तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। लेकिन तुम्हारी जगह दादा हों तो किसी को तार ना दें, ना घबराएं, ना बदहोश हों, यानी ना वो बेहोश होंगे, ना घबराएंगे, ना मूर्छित होंगे, लेकिन पहले खुद मर्ज पहचान कर इलाज करेंगे। मर्ज मतलब बीमारी, डिसीज को पहचानेंगे और उसकी इलाज करेंगे। उसमें सफल ना हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज़ है। हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीने भर कैसे चले। जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और फिर पैसे पैसे को मुहताज हो जाते हैं। मुहताज हो जाते हैं मतलब पैसे पैसे के लाले पड़ जाते हैं, पैसा ख़त्म हो जाता है, नाश्ता बंद हो जाता, धोबी और नाई से मुँह चुराने लगते हैं। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेकनामी के साथ निभाया है। यानी उन्होंने बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ अपने सम्मान को बढ़ा करके और अपना जीवन को निभाया है और कुटुंब का पालन किया, परिवार का पालन किया है, जिसमें सब मिलकर 9 आदमी थे। अपने हेडमास्टर साहब को ही देखो, यम्मे हैं कि नहीं, और यहाँ के यम्मे नहीं ऑक्सफोर्ड के हैं, यानी यमय हैं लेकिन यहाँ के यमय नहीं हैं, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के हैं। 1000 रुपये पाते हैं लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई। पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, खर्च पूरा ना पड़ता था, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में ले लिया, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई। तो भाईजान ये गरूर दिल से निकाल डालो, यानी अपने दिल से, दिमाग से ये गर्व, ये अहंकार निकाल दो कि तुम मेरे समीप आ गए हो, अब स्वतंत्र हो। मेरे देखते तुम बेराह ना चलने पाओगे। अगर बेराह मतलब गलत रास्ते पर तुम नहीं चल पाओगे। अगर तुम यूँ ना मानोगे तो मैं थप्पड़ दिखाकर इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मेरी बातें जहर लग रही होंगी, यानी मेरी बातें तुम्हें जहर लगेंगी। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। नतमस्तक हो गया मतलब उनके सामने झुक गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ। लघुता मतलब छोटेपन, यानी मैं छोटा हूँ, उसका मुझे आज फील हुआ। और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हो गई, उनका रिस्पेक्ट उत्पन्न हो गया, उनके रिस्पेक्ट करने की भावना मेरे अंदर आ गई। मैंने सजल आँखों से, सजल आँखों मतलब आँखों में पानी लिए हुए, आँखों में आंसू लिए हुए कहा, हरगिज नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं वो बिल्कुल सच है और आपको उसके कहने का अधिकार है। यानी बड़े भाई साहब को हमेशा यह कार्य करने के लिए अधिकार होगा और उस कार्य को वो करेंगे। तो आज यहीं तक